हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं उसके लिए गठित जो समिति थी उसके बारे में समझेंगे। हेडिंग दिया हमने जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर आयोग। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी वो भारत में अंग्रेजी राज के द्वारा या अंग्रेजी राज में घटित एक बहुत ही दुखद घटना थी। एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारतीय जनमानस को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद जो भी भारतीय थोड़े बहुत जो अंग्रेजी राज के समर्थक थे वो उसके विरोधी हो गए, या यूँ कहे कि इस घटना के बाद अंग्रेजी राज जो थी या अंग्रेजी साम्राज्य जो भी आप समझ सकते हैं, भारत में जिस नैतिकता के धरातल पर खड़ी थी वो नैतिकता का धरातल खिसक गया। इस पूरे वीडियो में हम जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर आयोग से संबंधित जो मुख्य बातें थीं उसको समझेंगे और साथ ही परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जो हमने पॉइंट को रखे हैं वो आपको मैं बताते चलूँगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम पढ़ते हैं उसे एक व्यापक दृष्टिकोण से समझते चलें, और जब समझेंगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती। ध्यान रखिए, आप परीक्षाओं में पीटी में बैठे या मेंस में बैठे, आपको किन्हीं भी चीज़ को जो भी घटनाएं घटती हैं इतिहास में उसके बारे में साफ साफ और सुस्पष्ट समझ और जानकारी होनी चाहिए। मैं इस पूरे वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में साफ और सुस्पष्ट समझ आप अपने स्तर से बना सकें। मेरी समझ और मेरी जानकारी आपको उतनी काम नहीं आएगी जितनी आपकी अपनी समझ, आपकी जानकारी किसी भी घटना के प्रति जो रखेंगे या विकसित करेंगे वो आपको ज़्यादा काम आएगी। तो हमने हेडिंग दिया, क्या दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर आयोग। तो यानी कि आज ये पूरा वीडियो इसी से संबंधित है। देखिए, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो मैंने बोला कि एक ही बहुत ही क्या कह सकते हैं विक्षोभकारी घटना थी। एक ऐसी घटना थी जिसकी सबने भर्त्सना की। लेकिन ये जो घटना घटे ये क्यों घटे? क्या ये जो घटना मतलब क्या कहते हैं जालियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुई, आप जब इसे देखते हैं तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या ये एक निरीह लोगों अंग्रेजों के द्वारा सिर्फ किया गया हत्या था, या हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक तंत्र जो विकसित किए थे उस तंत्र की सीधी सीधी जीत थी? इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे उदारवादी एवं उग्रवादी राष्ट्र के जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, मैंने बताया था, मैंने 2 वीडियो रखा है, भारत में उदारवाद राजनीति की शुरुआत और उग्रवाद राजनीति की शुरुआत। तो जब उदारवाद और उग्रवाद राजनीति मिक्स हुई और हमारे यहाँ एक नई प्रकार की राजनीति पनपी। ये जो राजनीति थी वो निष्क्रिय विरोध पर आधारित थी। निष्क्रिय विरोध का मतलब कि हम किसी भी चीज़ का जो हमें अच्छा न लगेगी हम उसका सामूहिक खड़े होकर विरोध करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिसे प्रायः आज लोग गांधीगिरी कहते हैं। समझ लीजिए। अब अंग्रेज जो थे वो लड़ने भिड़ने में माहिर थे, उन्हें इस तरह की नीतियों से निपटने का कोई अनुभव प्राप्त नहीं था। वो कहीं भी कोई दंगा हुआ, फसाद हुआ, लोग जुटे तो उसके लिए लाठी डंडा पटकन लेके गए, हट मारपीट के हटा दिए। लेकिन यहाँ तो लोगों के हाथ में ही लाठी नहीं थी। अभी तक जो अंग्रेज जिनसे लड़ रहे थे उनके हाथ में हथियार होता था, लेकिन अब जो लोग लड़ने वाले थे उनके हाथ में हथियार ही नहीं था। वो मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये जो लोग थे ये चुपचाप बैठे हुए थे। ये जो लोग थे वो भजन कीर्तन कर रहे थे। ये जो लोग थे वो उन चीज़ों का विरोध कर रहे थे जो अंग्रेज हम पर थोप रहे थे, वो भी बिल्कुल निष्क्रिय तौर पर। यही शुरुआत थी उन उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा हमें दिया गया, जिसे गांधी ने पूरे व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। तो ये तो हमारा शुरुआत था। अब
इस सिचुएशन से, इस स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज जो तत्कालीन जो अंग्रेजी राज थी उसके पास कोई क्या कहते हैं उपाय नहीं था। अब जब उपाय नहीं था तो कर क्या सकते थे। हालांकि जो जब तक वो नीति निर्धारण करते तब तक ये घटना हो चुकी थी। अब जब सत्ता के पास लोगों के प्रतिरोध का कोई उपाय नहीं है तो क्या करेगी, वो हिंसा करेगी। और इसी हिंसा में गांधीवादी राजनीति की जीत छिपी हुई थी, या कह सकते हैं कि इसी जो सत्ता द्वारा अपनाई गई हिंसा थी उसी के अंदर गांधी की जीत छुपी हुई थी। अब जब लोग जमा हुए कहीं पे भी, पुलिस ने लाठी चला दी, उतने लोग मारे गए, गोली चला दी, उतने लोग मारे गए। अब पूरी दुनिया में उसकी व्यापक निंदा हुई कि देखिए अंग्रेजी राज में भारत में लोगों की कैसे निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है। अब तत्कालीन समय में वो जो 1919 का दौर था, उस दौर में पूरे दुनिया भर के जो समाचार पत्र थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, राजनीतिक वर्ग था, उसे देखिए कि कैसे उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड को लिया। पूरी दुनिया में अंग्रेजों की थू थू हो गई। अब लड़ाई ऐसी हो गई कि एक के पास आधी दुनिया की ताकत है और एक के पास सिर्फ बैठ जाने की ताकत। इस लड़ाई में अंग्रेज हिल गए, डगमगा गए, या यूं कहिए कि इस प्रकार के हत्या वो कर नहीं सकते थे। मतलब लोग जब बैठे तो हत्या कैसे कर सकते हैं, और जो हत्या की गलती से ही सही या जैसे भी की, उन्होंने हत्या जो की उससे उनकी साम्राज्य की नींव ही हिल गई। तो ये गांधीवादी राजनीति या गांधीवादी युद्ध नीति, जिसे क्या कहते हैं, राजनीतिक युद्ध नीति कहते हैं, उसकी एक झलक थी, जीत, इसी में जीत छिपी हुई भी थी। जो लोग आपको या किसी को भी हंसी मजाक या व्यंग में बोलते हैं, उन्हें इस अलग दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत पड़ती है। प्रमुख तथ्य देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध रॉलेट एक्ट विरोध से है। यानी कि जब परीक्षाओं में पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध किससे है, तो रॉलेट एक्ट से के विरोध से था। रॉलेट एक्ट जो था भारत में काला कानून था। न वकील न क्या था उसका, न वकील न दलील, सीधा जेल कर देते थे लोग। उसी का ये स्लोगन चला था। अंग्रेजी राज में क्या हुआ था कि तत्कालीन दौर में कि भारत में जो राजनीतिक वो भूचाल आ रहा था या राजनीतिक उभार जो आ रहा था, उसको कुचलने के लिए साथ ही उसी दौर में पूरे भारत में चरमपंथ भी बढ़ने लगा था। तो इन सबको दबाने के लिए उन्होंने काला कानून बना दिया। उसी कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता था। इसमें कहा कि देखिए, हम किसी का कुछ सुनेंगे नहीं, हम चुपचाप उठा के जेल में डाल देंगे, बाद में हम देखते रहेंगे इसमें क्या होता है, कैसे होता है। लोगों ने इसका विरोध किया, भाई ये काला कानून है, आप किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं बिना कुछ पूछे हुए, बिना कुछ जाने हुए। तो इसी के विरोध के लिए ये लोग जमा हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन बैसाखी का दिन था। परीक्षाओं में जब पूछे तो ध्यान रखिएगा कि 13 अप्रैल ये जो घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और उस दिन बैसाखी था। ये लोग दो स्थानीय नेता, सर सैफुद्दीन किचलू, इन्हें डॉक्टर किचलू भी कहा जाता है, एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी का विरोध करने जुटे थे। अब इसके पीछे कहानी ये था कि 9 तारीख को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों लोगों को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। 10 अप्रैल को पूरे पंजाब में गोली चल गई, गोलीकांड हुआ। लोग भाई चिढ़ गए। इसी बीच वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। अब बोला कि देखिए, ऐसा है कि आप बिना कुछ पूछे घूम नहीं सकते हैं, 2-4 आदमी से ज़्यादा, 3 आदमी से ज़्यादा कहीं रह नहीं सकते। लेकिन उस दौर में जब हमारा देश में संचार माध्यम इतने तेज नहीं थे, लोग अनपढ़ थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो किन्हें पता है कि सरकार ने क्या घोषणा कराई। बहुत उस दौर में जानते हैं क्या होता था, मुनादी पीटाता था, ढोल लेकर के कुछ लोग पीटते चलते थे कि ये चीज़ घोषणा हुई है। तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 13 अप्रैल को ये लोग जमा हुए। बैसाखी का दिन था, छुट्टी का दिन था, उत्सव मनाने का दिन था, और उसी दिन ये लोग शांतिपूर्वक विरोध के लिए जालियांवाला बाग में खड़े हो गए। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 लोग वहाँ थे। जो लोग गए हैं वहाँ, उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए उन्हें बता दें कि ये
तंग मैदान था जो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। एक ही रास्ता निकलने की थी, जहां पे जनरल डायर अपने लोगों के साथ खड़े हो गए थे। उन्हें यह चिढ़ था कि हमने जब लोगों को बोला कि आप जमा नहीं होइए तो क्यों जमा हो। ये सीधा सीधा नस्लीय दुर्भावना से ग्रसित एक व्यक्ति की सोच थी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उस समय 2 डायर थे, ध्यान रखिएगा। एक की हत्या सरदार उधम सिंह ने कर दी थी और दूसरा जो गोली चलवाया था वो ब्रेन हैमरेज से मर गया था महज 8 साल के बाद। मैंने देख रखा है। माइकल फ्रांसिस ओ डायर 1912 से 1919 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। माइकल फ्रांसिस ओ डायर 1912 से 1919 तक पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, याद रखिएगा। इन्हीं की हत्या उधम सिंह ने की थी, ठीक है। लेफ्टिनेंट रेजिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसी ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। यानी कि यहाँ पर जो गोली चलाया था ये हैरी डायर था, या रेजिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर इसका पूरा नाम था। इसको कन्फ्यूजन को दूर रखेंगे। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो ब्रेन हैमरेज से महज इस घटना के 8 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ये एक्चुअली में उतना बड़ा अधिकारी नहीं था। तत्कालीन समय में इसको प्रमोटिव करके ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी बना दिया गया था। ये था नहीं। और ये एक क्या कह सकते हैं, नस्ल और जातीय श्रेष्ठता में अति विश्वास करने वाला एक मतांध व्यक्ति था। धर्मांध नहीं, मतांध व्यक्ति था। ये भारतीयों को बहुत ही नीच कलिष्ठ टाइप का समझता था और इस बात की चिढ़ थी कि ये भारतीय, ये इंडियंस जो हैं हमारे आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारे पास में इतने हथियार हैं। और इसने अपनी पावर दिखला दी। अज्ञानी के हाथ में जब हथियार होता है तो इसी तरह के मूर्खतापूर्ण कपटपूर्ण कार्यों करते रहते हैं। पंजाब के तत्कालीन सेनापति जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना के गोली चलवा दी। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा जो था वो 379 का था तथा 1200 लोग घायल हो गए। देखिए, आदेश इसी ने दिया था। आदेश ओ डायर ने ही दिया था, गोली इसने चलवा दी थी। मतलब आदेश ऊपर से आया था जो ओ डायर था और गोली चलाने वाला ये व्यक्ति था। चूंकि ये मर गया तो बाद में इसी को निपटा दिया गया गोली मार करके। जरूरी भी है, आपने जो किया उसका तो फल भुगतना पड़ेगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा, चाहे जैसे हो जाए। हालांकि गांधीवादी राजनीति से मेल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी जब आप इस तरह के कृत्य करेंगे तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपके साथ भी कोई ना कोई प्रकार का कृत्य होगा, चाहे वो किसी प्रकार से हो या जैसे प्रकार से हो या प्रकृति से हो, जैसे। तो 1200 लोग घायल हुए, 1000 लोग मारे गए। देखिए, ये एक आंकड़ा, कोई गिनने तो बैठा नहीं था। कौन गिनेगा? अंग्रेज लोग, सरकारी लोग, उस तत्कालीन सरकार थे, सरकारी बाबू लोग गए, गिन दिए इतना हुए। बाद में लोगों ने अनुमान लगाया कितने लोग हुए। अब 10,000 आदमी 15-17 मिनट इसने गोलियां चलाते ही रह गए। इन्होंने तब तक गोली चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। बहुत सारे लोग, वहाँ एक कुआं था उसमें कूद के मरे। अब सोचिए कितनी विभत्स ये घटना होगी। आधुनिक भारत के इतिहास में इससे विभत्स कोई घटना नहीं घटी जो अंग्रेजी राज पर, क्या कह सकते हैं, कोई कलंक से, जिसका कलंक अंग्रेजी राज को दिया जाए और उसको धोने के लिए कोई उनके पास कोई क्या कह सकते, गंगा जल नहीं थी। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई आत्मा को जगाया एवं आंदोलन को नई दिशा प्रदान कर दी। देखिए, ये जो घटना हुई, मतलब जलियांवाला बाग घटना हुई तो पूरे देश में इसके प्रतिरोध में भी हिंसा होने लगी। कालांतर में गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। हालांकि यहाँ पे वो समझ गए कि अंग्रेजी राज इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगी और इस तरह के युद्ध में अब अंग्रेज जो है वो हारेंगे। सने धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो हारेंगे। और बाद में गांधी जी ने वही अपनाया भी। इतिहासकार एपीजे टेलर ने, जो टेलर थे, उन्होंने कहा कि जालियांवाला कांड के बाद भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। यानी कि जब आपसे पूछे कि किस इतिहासकार ने यह वक्तव्य दिया कि जालियांवाला बाग कांड के बाद भारतीय जो थे ब्रिटिश शासन से अलग हो गए, तो इतिहासकार कौन थे?
एपीजे टेलर, इनका एक प्रसिद्ध क्या कह सकते हैं वाक्य था कि यही एक दौर था, यही एक घटना थी जिसके बाद भारतीय जो थे ब्रिटिश शासन से विमुख हो गए। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी, सर शंकरन नायर ने किस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो यही घटना जालियांवाला बाग घटना था। अच्छा, दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा था। यदि परीक्षाओं में आपसे पूछे कि किन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा, तो सीएफ एंड्रयूज, इन्हें दीनबंधु भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि इसी घटना के बाद क्षुब्ध होकर के 1920 में गांधी जी ने भी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को अफ्रीका में ब्रिटिश सेनाओं को बोअर के युद्ध में जो उन्होंने मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई थी, उसी के उपलक्ष्य में उन्हें दिया गया था और उसे इन्होंने यहीं पे ये जो हिंसा प्रतिहिंसा हुई उसे क्षुब्ध होकर के लौटा दिया था। ये जालियांवाला बाग से संबंधित ये प्रमुख तथ्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये दो चीज़ हमने आपको एक्स्ट्रा बता दी ताकि आपको ध्यान रहे, एक ही चीज़ माइंड में नहीं घूमते रहे, समझ रहे। इसके अलावा इससे संबंधित बहुत सारी कहानियाँ। तत्कालीन जो पंजाब था वहाँ चरमपंथ बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ही आसान था और वो डायर जो था हर हाल में पंजाब से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करना चाहता था। हालांकि हर एक दौर में आतंकवाद और उग्रवाद की अलग अलग परिभाषा होती है। तत्कालीन ब्रिटिश के लिए वो आतंकवाद था, उग्रवाद था, लेकिन हमारे लिए वो आज़ादी की लड़ाई की एक क्या कह सकते हैं दौर था, एक विशिष्ट दौर था। ये समय के अनुसार सारी चीज़ जो बदलती हैं वही चीज़ें, लेकिन वो हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई थी। तो मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, प्रश्न यदि पूछें कि जालियांवाला बाग हत्या का कांड का संबंध किस एक्ट से था, तो रॉलेट एक्ट से। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और दो स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू, इनका पूरा नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का ये लोग विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्ण था, कहीं कुछ नहीं था। और जनरल डायर ने गोली चलवा दी और गोली चलवाने से हजारों लोग मारे गए, 1200 से ऊपर घायल हुए। और ये एक ऐसी घटना थी जिसका पूरी दुनिया में व्यापक विरोध हुआ और भारतीय तो खैर क्षुब्ध हो गए। क्या आतंकवादी, क्या उदारवादी, सब के सब क्षुब्ध हो गए। हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति भी उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से डॉक्टर शंकरन नायर जैसे लोगों ने त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी ने इसके बाद ही कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। और साथ ही ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या का। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित तो प्रमुख तथ्य थे जो हमने लिखा और आपको ध्यान रखना चाहिए। अब है कहानी, कि कहानी क्या है, तो कहानी कुछ नहीं है, लोग जुटे, हत्या हुई। तत्कालीन पंजाब जो था बहुत ही अशांत इलाका था, हर हाल में अंग्रेज उन्हें शांत करना चाहते थे। ये उसके पीछे की एक क्या कह सकते हैं सुस्पष्ट अंग्रेजी सोच थी। इसके अलावा बहुत सारी कथा कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, लेकिन उसी कहानी पर विश्वास रखें जो आप एनसीईआरटी के किताबों में पढ़ते हैं। अब देखते हैं हंटर आयोग और इससे संबंधित उन सारे विवादों को जो इस आयोग के समक्ष उभरे और इसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया को। अब देखते हैं हंटर आयोग एवं कांग्रेस के जो रुख था उसको। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत विशेष टॉपिक। बड़ा इसलिए नहीं कि इसमें बहुत सारे तथ्य तर्क कुछ नहीं थे, घटना हो गई, एकदम स्तब्धकारी घटना थी और एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। इसके बाद भारतीयों ने पूरा अपने दम पर कड़ा प्रतिरोध किया। उधर अंग्रेज भी
ऐसा नहीं था कि इस घटना को वो मतलब अपने लिए कोई शर्मिंदगी, तत्कालीन समय में कोई शर्मिंदगी नहीं मान रहे थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर को सम्मानित किया गया और उसके लिए बहुत फंडिंग भी जुटाई गई। मॉर्निंग पोस्ट जो वहाँ की अखबार थी उसने उसकी स्तुति में लेख भी लिखे। रुडयार्ड किपलिंग जैसे लोग ने भी सबसे ज़्यादा चंदा जो डायर को प्रदान किया गया था उसमें दिया। यानी कि अंग्रेज कहीं से भी अपने को गिल्टी नहीं मान रहे थे। और इस पूरे हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों को छोड़ करके उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं, सिर्फ यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी कि पूरी तरह से इस आयोग के द्वारा या इस कमेटी के द्वारा लिपापोती कर दी गई। सिर्फ फर्क यही हुआ कि डायर को यहाँ से उठा लिया गया और उठा करके उसे इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। वो इंग्लैंड में उस पर कुछ कार्रवाई हुआ कि भाई ऐसा आदमी को नौकरी में नहीं रखा जाना चाहिए, बहुत खतरनाक आदमी है। अब वो कितना खतरनाक था, कैसा खतरनाक था, ये अंग्रेज समझे। भारतीय दृष्टिकोण से यही था कि उस पर कोई भी कड़ी एक्शन नहीं लिए गए। बात है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी राज्य को बचाने के लिए खड़ा हो उस पर अंग्रेज कड़ा एक्शन कैसे लेते? यदि डायर पर कड़ा एक्शन लिया जाता तब तो मामला क्लाइव तक पीछे चला जाता। सारे के सारे का जो कृत्य था वो भारतीयों के खून में ही रंगा हुआ था। ऐसे भी साम्राज्य जो बनते हैं वो खून से ही बनाए जाते हैं, मानवीय ढेरों पर ही बनाए जाते हैं, या यूँ कहिए कि लाशों के अंबार पर ही बनते हैं। दुनिया में ऐसा कोई साम्राज्य नहीं है जो इस तरह के कृत्य को न करे और साम्राज्य पंचे। इसलिए जो अच्छे शब्द होते हैं वो आप उसको विशेषज्ञता के रूप में, अपने भाषाई विशेषज्ञता के रूप में, संवैधानिक विशेषज्ञता के रूप में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के मन में इसके लिए कोई तत्कालीन समय में गिल्टी तो एकदम नहीं थी। और यदि थी तो बस इसलिए कि ताकि वो भारतीय राजनीति के जो प्रबुद्ध वर्ग था और साथ ही जो अपर क्लास भारतीय थे उनको कुछ संतुष्ट कर सके। हालांकि इसके बाद भारतीय संतुष्ट नहीं हुए, समझ गए कि उनकी क्या हैसियत अंग्रेजों के सामने। देखिए हंटर आयोग, अभी हमने बताया जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जो भी मैंने सारा डाटा लिखा सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से, पीटी मेंस दोनों को मिला करके आपको समझना। मैं बार बार सभी वीडियो में बोलता हूं कि जो भी लिखेंगे मेंस में, जो भी लिखेंगे वो आपके अपने शब्द होने चाहिए, अपने तर्क होने चाहिए, अपने तथ्य होने चाहिए। हालांकि तथ्य तर्क तो किताब से ही उठती है, लेकिन वो भाव विचार आपके अपने होने चाहिए, किसी और के नहीं। देखिए इसका पूरा नाम, यानी हंटर आयोग का पूरा नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था। क्या था? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इस हंटर आयोग का पूरा नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1919 को तत्कालीन भारत सरकार ने किया। कब हुआ? 14 अक्टूबर 1919 को। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज थे, या कहीं कहीं लॉयड डेविड जॉर्ज मिलता, ये उस समय प्रधानमंत्री थे और थोड़ा सा उदार दृष्टिकोण रखते थे, खास करके प्रबुद्ध भारतीयों के बारे में। तभी तो उन्होंने मॉन्टेग्यू को भारत सचिव बनाया, बोले कि भाई देखो वहाँ कुछ करो। चेम्सफोर्ड को भी लाया कि भाई देखो वहाँ कुछ अच्छा करो। हालांकि वो अच्छा क्या करना था, भारत को लूटना था, जैसे भी लूटें। अरे देखिए कुछ होता है ना कि कोई व्यक्ति जो होगा ना आपको डंडा मार के काम करवाएगा, कोई व्यक्ति होगा पुचकार के काम करवाता। काम तो करना था भारतीयों को, यही हाल था और कुछ नहीं था। ये जो उदारवाद और आक्रामकवाद समझते हैं ना कि कुछ जो प्रधानमंत्री थे भारत के विरुद्ध बहुत कड़ा रुख रखते थे, कुछ बहुत उदार रुख रखते थे। कोई उदार कड़ा नहीं था। मूल कृत्य दोनों का एक ही था कि किसी प्रकार से साम्राज्य को बचाया जाए और वहाँ से जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं। हाँ तो देखिए 14 अक्टूबर 1919 को हुआ। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी इसका पूरा नाम था। और दिल्ली, बम्बई और पंजाब में जो अशांति हुआ था उसका जांच करना इसका पूरा काम था। सिर्फ जालियांवाला बाग नहीं, मुंबई माने अभी का मुंबई, उस समय बम्बई, दिल्ली और पंजाब में जो घटनाएं घटी थी, जो चरमपंथ वाली घटनाएं हुई थी या कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे अंग्रेज प्रभावित हो रहे थे, उसकी जाँच करना इसका काम था। ध्यान रखेंगे परीक्षाओं में पूछता है कि क्या सिर्फ जालियांवाला बाग का करना था? नहीं, सिर्फ जालियांवाला बाग का नहीं करना था। यहाँ तीनों जगह के कमेटियों को, तीनों जगह के क्षेत्रों को उसको देखना था। वायसराय भारत के जो चेम्सफोर्ड थे और मॉन्टेग्यू जो था भारत सचिव था। इन्हीं दोनों ने मिलकर के जो भारत के लिए सुधार किया था 1919 में, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है।
जिसमें द्वैत शासन लाई गई थी। खैर वो अलग चीज़ है। तो ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से मैंने लिखा है, आपको ध्यान रहे, कभी कभी पूछ देता है कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। अब देखिए विलियम हंटर जो थे इस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन थे? विलियम हंटर। इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम हंटर आयोग रखा गया, यानी विलियम हंटर जो अध्यक्ष थे इन्हीं के नाम पर इस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का नाम हंटर आयोग रखा गया। तो अब आपके मन में साफ होगा क्लियर कि भाई हंटर आयोग का नाम हंटर क्यों रखा गया, क्योंकि वो जो अध्यक्छ थे उनका सरनेम हंटर था, तो उन्हीं के नाम पर उसको हंटर आयोग रख दिया गया। जैसे हमारे यहाँ भी रखा जाता है रोहिणी आयोग, मंडल आयोग, ये आयोग जो लास्ट नाम होता है उसके आधार पर। अब विलियम हंटर जो थे वह स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल एवं कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर थे। ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे एवं कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर भी थे। इसके अलावा 3 भारतीय यहाँ इसमें शामिल थे। तीनों भारतीयों में कॉमन ये था कि तीनों अधिवक्ता थे, भारत के उस समय नामी अधिवक्ता थे। कौन कौन थे देख लेते हैं। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, अभी समाचार पत्रों में एक और सीतलवाड़ का नाम सुनते होंगे, ये उन्हीं के पूर्वज थे, ध्यान रखिएगा। ये भी अधिवक्ता थे। दूसरा थे पंडित जगत नारायण, यह संयुक्त प्रांत यानी कि आज के यूपी के विधान परिषद के सदस्य थे, साथ ही अधिवक्ता ये भी थे। इसके अलावा सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये ग्वालियर के अधिवक्ता थे। ये 3 भारतीय जो थे उस हंटर आयोग में सदस्य थे। परीक्षाओं में पूछता है कि हंटर आयोग में कितने भारतीय थे, तो 3 भारतीय थे। कौन कौन थे? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और तीसरा थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तीनों जो थे वो अधिवक्ता थे और तत्कालीन समय में बहुत अच्छे अधिवक्ता थे, लोग नामी थे, तभी तो अंग्रेज ले गए थे, ऐसा थोड़ी था। जब कमेटी बनी तो पूरा घुमा कमेटी और क्या कह सकते हैं जांच की, और जांच के उपरांत देखिए इसकी प्रथम बैठक 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में हुआ और साथ ही मार्च 1920 में इसने रिपोर्ट दिया। प्रथम बैठक कब हुआ? 29 अक्टूबर 1919 को। गठन हुआ था 14 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ और मार्च 20 में इसने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देखिए जनरल डायर ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, किसी भी प्रकार से माफ़ी योग्य नहीं थी और उसे बहुत ही कड़े शब्दों में इस चीज़ की निंदा की गई, लेकिन कुछ सिफारिश नहीं किया गया कि उसको क्या किया जाए। बात समझ रहे हैं? मैंने पहले भी बोला कि उन्होंने सिर्फ कागज़ों पर लिखा, व्यवहारिक में कोई चीज़ नहीं किया। और साथ ही जो भारतीय लोग थे इन्होंने भी लिखा कि देखिए जनरल डायर को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए था, उसे कम से कम सूचना देनी चाहिए थी कि भाई आप ऐसा ना करें। जो आपने उद्घोषणा की है मार्शल लॉ, उस समय पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, तो मार्शल लॉ की आपने कोई पूरी सूचना लोगों तक नहीं पहुंचाई। 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले मार्शल लगाया और लोगों को जानकारी थी भी नहीं, लोग जुटे, आपने गोली चलवा दी, ये गलत चीज़ था। इसके अलावा जो लोग थे वो शांति से वहाँ खड़े थे, न उनके हाथ में हथियार था न कुछ था। तीसरी बात कि बैसाखी का दिन था, उत्सव का माहौल था, लोग उत्सव मनाने भी बैठे गए थे और आपने इस तरह के कृत्य किया, यानी कि जिसे सरकारी लिपापोती कहा जाता है, कागजी इन्होंने खूब किया, खूब एक्सरसाइज किया। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे उन पर कोई प्रभाव पड़ सके। थोड़ी बहुत इसी डायर की सॉरी मैंने आगे जो बताया, नीचे वाला जो डायर था जिसने गोली चलवाई थी उसे सर्विस से हटा दिया गया, लेकिन उसके लिए भी इंग्लैंड में खूब लॉबिंग हुई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैंने बताया कि खूब अच्छे अच्छे शब्द निकाले गए, समाचार पत्रों में अच्छे अच्छे शब्द हुए और कहीं से भी अधिकतर अंग्रेजों ने इसे कोई भी गलती मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, अंग्रेजी राज को बचाने के लिए ज़रूरी है। हालांकि कुछ प्रबुद्ध अंग्रेजों ने इसकी बहुत भर्त्सना की और बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ ही लोगों ने किया। इंग्लैंड को माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत उस समय नहीं पड़ी। अब जलियांवाला बाग हो गया, घटना हो गई, इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया कि एक और कानून पारित कर दिया। उस कानून के तहत उन्होंने कहा, उसका नाम रखा क्षतिपूर्ति कानून, और अपने अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ अधिकार देती है।
अब बोले कि देखिए ऐसा है कि यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो मोटा मोटी यही था कि हम उसको बचाएंगे। उसी को उपहास में या अभी भी किताबों में पढ़ेंगे, उसे वॉशिंग मशीन, व्हाइट मैन वॉशिंग मशीन कानून बोला जाता है। यानी कि अंग्रेज कुछ भी करें उनको कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा नहीं समझना। अंग्रेज कुछ भी करें, जिसको मारे जिसको पीटे जैसे करें, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेंगे अपने अधिकारियों को। इसके पीछे कारण यह था कि यदि अधिकारियों को दंडित करने लगेंगे तो फिर शासन कौन चलाएगा? स्पष्ट सी बात है कि वैसा नहीं होगा। और उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए बनाया, भारत के जो अधिकारी थे उनके लिए नहीं बनाया। तो इस तरह से दो तरफा नीति उन्होंने हमेशा रखा और इस समय भी रखा। इसी से भारतीयों को लगा कि देखो हमें अभी शासन से मुक्ति चाहिए। अभी तक जो कुछ उदारवादी ये समझ रहे थे कि हम क्षमा याचना, क्षमा पत्र लिख करके हम अंग्रेजों से कुछ न्याय की आशा रखते हैं, नहीं हो पाएगी। कालांतर में गांधी जैसे लोग ने भी उन्हें शैतानों में शैतान की संज्ञा दी थी अंग्रेजों को। इस कमेटी का कार्य बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रव की जांच करना था। इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि जो हंटर आयोग बैठा था इसका मुख्य काम क्या था। तो बहुत सारे लोग मार देते हैं जलियांवाला बाग की जांच करना। नहीं, जलियांवाला बाग ही नहीं, इन तीनों क्षेत्रों में हुए उपद्रवों की जांच करना था। जलियांवाला बाग क्योंकि एक विशेष घटना हो गई थी, इसलिए प्राय लोग उसे याद रखते हैं। अब देखिए, इसके बाद कांग्रेस ने भी एक गैर सरकारी समिति गठित की थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास एवं गांधी खुद भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा अब्बास तैयबजी और भी 2-3 लोग थे। यानी कि कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई और कांग्रेस की समिति ने ही बताया कि वहाँ 1000 लोग मारे गए, 1200 से ऊपर लोग घायल हो गए। नहीं तो अंग्रेज तो 379 पर ही अटके हुए थे। और उन्होंने बोला, कांग्रेस की समिति ने भी बोला कि देखिए इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और जो भी सुरक्षा उपाय थे इसके बारे में उन्होंने बोला कि इन्होंने कोई घोषणा नहीं की, गोली चलाना गलत था। इसके अलावा लोग तो वहाँ निहत्थे थे, आप किस आधार पर गोली चला सकते थे। और इन्होंने मांग किया कि जो डायर है, दोनों डायर, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके लिए जो अपराधी या इसके लिए जो क्या कह सकते हैं उत्तरदायी अधिकारी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। भला अंग्रेजों को क्या पड़ी थी अपने ही लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, वो भी तब जब भारत को शोषण करना था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें कोई मतलब ही नहीं थी। एक चीज इसमें और ध्यान रखेंगे कि जो हंटर आयोग था, इसके रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने लिखी गई निर्लजता कहा था। क्या कहा था? पन्ना दर पन्ना निर्लजता, लिखी गई निर्लजता कहा था। हालांकि और कुछ शब्द होंगे, को बहुत जगह परीक्षाओं में और चीज़ लिखा जाता है, लेकिन इतना को ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी ने हंटर आयोग के रिपोर्ट को, गांधी जी ने हंटर आयोग के रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लिखी गई निर्लजता की कहानी कहा था। उन्होंने बताया था कि एकदम झूठ मूठ का निर्लजता का यह रिपोर्ट है और इसमें कुछ नहीं है। ये हंटर आयोग के बारे में महात्मा गांधी की उक्ति थी। समझ रहे बात को? तो ये था जलियांवाला बाग और हंटर आयोग। देखिए बहुत आपको मैं कोई दिमाग हाईजैक करने वाली बात तो नहीं बोलूँगा। चीज़ों को समझिए, बातों को समझिए और जो भी घटनाएं होती हैं उसे क्रम से लिख लीजिए। अंग्रेजी भारत से जो घटनाएं पूछी जाती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए रखी जाती हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। घटनाओं को ध्यान से रखिए, समझिए और उसके बाद जब परीक्षाओं में बैठिए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूं कि जब भी पढ़ें, मानक पुस्तकों को पढ़ें, NCERT के बुक को हमेशा पढ़ें और उसके शब्दों को, उसके लिखने के ढंग को और साथ ही उसमें दिए गए भाव एवं विचारों को जरूर ध्यान में लाएं। और जो भाव व विचार आपको उत्पन्न होते हैं दिमाग में उस NCERT बुक को पढ़ते समय, उसको लिपिबद्ध जरूर करें, ताकि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत न हो। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो परीक्षाओं के लिए या नौकरियों के लिए जो क्षेत्र हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो उसी सिकुड़ते क्षेत्र में आपको उत्तम प्रयास करके सफलता प्राप्त करनी होती है। ओवरऑल जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जानकारी के लिए उन्हें बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर आयोग ये दोनों एक दूसरे से गुथी हुई घटना थी और ये दोनों के बीच की कहानी यही थी कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। सीधा रिपोर्ट था कि भारतीय
मारे गए और भारतीयों के मारने के पीछे जो सोच थी वो सिर्फ और सिर्फ नस्लवादी सोच थी। उनकी ये सोच थी कि हम यहाँ के शासक हैं, ये लोग शासित लोग हैं और हमें जो मन होगा वो करेंगे और हमारा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। ये उनकी सीधी सीधी सोच थी। और जब ऐसी सोच हो तो तब तक आप प्रतिरोध कीजिए जब तक ताकतवर नहीं हो जाते हैं, और जब ताकतवर हो जाते हैं तो फिर ऐसा जवाब दीजिए ताकि वो दोबारा ऐसी कोई गलती करने का दुस्साहस कर सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।